समय रैना को या रणवीर को वो बोलना उनका अधिकार है। जैसे उनका तर्क ये आता है, अगर आपका बच्चा ये देख रहा है तो आपकी पेरेंटिंग में कमी है। पेरेंटिंग में कमी नहीं है, आप राइट और रॉन्ग इसमें नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन क्या बिल्कुल ठीक नहीं है वो हमको पता है। हमारी ताकत 1000 गुना बढ़ चुकी है। कब आपके बच्चे अपनी नर्सरी राइम देखते देखते वहां पहुंच जाएंगे। अडल्ट कंटेंट बनाना तो किसी का भी अधिकार है। अब वो दीवार खत्म हो गई। सर, स्लो होना एक लग्जरी है आज के दौर में? नहीं, जरूरत है, जरूरी है। स्लो नहीं होगे तो लाइफ स्पैन कम हो जाएगा भाई। बट जैसे सारी दुनिया रेस में चल रही है, हर स्लो चीज का में। मतलब स्पीड से है ही नहीं। स्लो तो एक इंटरनल बातचीत है, इंटरनल मामला है। स्लो जो फिलॉसफी है हम लोगों की और टर्निंग स्लो, वो बहुत सिंपल है कि आज हम एक नेगेटिविटी के दौर में हैं। चाहे आप कंटेंट को ले लीजिए, चाहे आप खाने को ले लीजिए, चाहे आप अपने अनुभवों को ले लीजिए। आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, जाते हैं, इतना शोर होता है, आप बात ही नहीं सुन पाते। आप किस लिए आए वहाँ पे? आप व्यक्ति से मिलने आए ना। अगर कान फोड़ू संगीत आपको सुनना था तो आप तो वही सुन लेते कान में लगा के। आप कंटेंट देख रहे होते हैं, अगर उसमें इतना गाली गलौज होता है या महिलाओं का ऐसा चित्रण होता है या एक्सेसिव सेक्सुअल पोर्ट्रेयल होता है या वायलेंस होता है, वो हिंसा आपके माइंड को पर असर कर रही है। और अब अगर वो यूट्यूब पे है तो वो आपके बच्चों पे असर कर रही है, क्योंकि वो कब आपके बच्चे अपनी नर्सरी राइम देखते देखते वहाँ पहुँच जाएंगे या डॉक्यूमेंट्री देखते वहाँ पहुँच जाएंगे, आपको नहीं पता। मेरा एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम मेरी रही है। जो जैसे ये जो समय रैना एपिसोड हुआ और इनका रणवीर का हुआ या जो भी गाना आया उस पे हुआ, यही प्रॉब्लम है मेरी कि आप जो अडल्ट कंटेंट है वो तो हमेशा से बनता रहा है ना। लेकिन सिनेमा हॉल पे अडल्ट लिखा होता था, बच्चा नहीं जा सकता था उस दीवार के अंदर। अब वो दीवार खत्म हो गई। तो अडल्ट कंटेंट बनाना तो किसी का भी अधिकार है। अगर समय रैना को या रणवीर को वो बोलना था जो उन्होंने बोला, तो उनका अधिकार है। उस हॉल के अंदर जो भी लोग हैं, सुनना उनका अधिकार है। लेकिन जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आज इतना पुख्ता नहीं है कि वो दीवार हम कर पाएँ, तो हमारे जो इम्प्रेशनेबल एज के बच्चे हैं जिनके माइंड पर असर हो सकता है, जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं वगैरह, चूँकि हम एल्गोरिदम के ग़ुलाम हैं इस समय और एल्गोरिदम के ज़माने में हैं, तो उन तक उस कंटेंट का पहुंचना, और ऐसा बहुत सा और कंटेंट, सिर्फ वही क्यों, मतलब उनको क्यों टारगेट किया जाए। हर दूसरा व्यक्ति ऐसा कंटेंट बनाना चाहता है, तो इसका एक असर होता है। इस पे साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं। अमेरिका में तो वायलेंट और सेक्सुअल कंटेंट के इम्पैक्ट पे स्टडीज़ हुई कि किस तरह से टीनेज प्रेगनेंसीज तक बढ़ी हैं। इससे जो वायलेंस की प्रवृत्ति है वो बढ़ी है। तो मैंने इस पे बहुत ही मुखर एक स्टैंड लिया हुआ है, जो कुछ लोगों को ओल्ड फैशन लग सकता है, लेकिन मैं एक पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ। मैं एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ। इस पे आप ये पलट के नहीं कह सकते कि तो फिर बच्चों को दिखाइए मत, तो फिर वरना फिर आपको इंटरनेट शट डाउन करना पड़ेगा। ये आर्ग्यूमेंट ही नॉनसेंस है कि तो फिर दिखाते क्यों हैं बच्चों को, क्योंकि एल्गोरिदम बना ही ऐसा है कि आप या तो ऐसे कंपार्टमेंट होते कि आप नहीं, मैं तो ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ या ये मैं 7 साल के या 10 साल के बच्चों वाला कंटेंट देख रहा हूँ, मुझे यही मिलेगा। पर टेक्नोलॉजी कंपनीज ने तो अपना बिजनेस मॉडल ही इस पे बनाया है कि आप कुछ लेने आए हो पर कुछ और मिलेगा आपको। तो बट जैसे उनका तर्क ये आता है कि अगर आपका बच्चा ये देख रहा है तो आपकी पेरेंटिंग में कमी है। ऐसे जवाब उन्होंने पलट के दिए। बेशक, मैंने कहा कि नहीं, पेरेंटिंग में कमी नहीं है, क्योंकि फिर वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा क्यों इस उम्र में मोबाइल ले रहा है या मुझे सुन रहा है। नहीं, बच्चे को अगर एक डॉक्यूमेंट्री दिखानी है डॉल्फिन्स के ऊपर तो मैं तो दिखाऊंगा ना, वो यूट्यूब पे दिखाऊंगा मैं। लेकिन उसी यूट्यूब पे अगर एल्गोरिदम के कारण ऐसे गार्ड रेल्स नहीं हैं, ये अस वर्सेस देम की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। हर क्रिएटर को अपने बच्चे को सबसे पहले पूछना चाहिए
ये दोष बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि तुम्हारी पेरेंटिंग ख़राब है, तुम्हारा बच्चे में प्रॉब्लम है, तुम्हारा बच्चा क्यों देख रहा है। हम सब एक समाज में रह रहे हैं और हम सबको हमें वो नर्सरी राइम भी चाहिए और हमारे ऑडियंस को वो अडल्ट कंटेंट भी चाहिए। फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन के रास्ते आपस में टकराते हैं तो कहीं आपको, या आप पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हैं, आप सोशल, आपकी बातों की जिम्मेदारी, आप अगर एक कॉमेडी शो कर रहे हैं और कॉमेडी में आप किसी के ऊपर इस तरह की धर्म पर, फॉर एग्जांपल धर्म पर क्यों ज़रूरी है धर्म पर टिप्पणी करना, किसी का भी धर्म हो कोई, तो कई चीज़ें हैं ना कि आप राइट और रॉन्ग इसमें नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है, ये सब्जेक्टिव है कि भाई ये ठीक है या ये ठीक है। लेकिन क्या बिल्कुल ठीक नहीं है वो हमको पता है, क्या बिल्कुल नहीं कहा जा सकता वो हमें पता है। वो वही है जो उस शो में कहा गया, उस गाने में कहा गया, या ठीक है ना, जो हम नहीं कह, और ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो ये कॉन्वर्सेशन ये नहीं है कि तुम अपने को मत, ये हम आपके बच्चों के लिए भी चिंता कर रहे हैं, हम आपके परिवार के लिए भी चिंता कर रहे हैं ना कि ये कैसा हम एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं एज क्रिएटर्स, क्योंकि ताकत है हमारे पास। ये ताकत पहले नहीं थी। पहले ये था कि आप अखबार में लिखेंगे और वो अखबार 5 लाख लोग पढ़ते हैं तो उसमें से एक हिस्सा पढ़ लेगा। आज हम मिलियंस में बात कर रहे हैं ना, हमारी ताकत 1000 गुना बढ़ चुकी है। तो उस जैसे ही वो ताकत आई, हमें जिम्मेदारी से यूज करनी है वो ताकत भाई। तो एनीवे, टू कम बैक टू योर क्वेश्चन कि भाई सॉरी मैं ट्रेन ऑफ थॉट लूज हो गया। हम बेटी को लेकर बात कर रहे थे कि मेरी बेटी वो कंटेंट में उसको लेकर चिंतित हूँ। हाँ, नहीं मतलब मैं कि जो हम एज क्रिएटर्स हम नेगेटिव दुनिया में हैं। हाँ, एक नेगेटिव दुनिया में है, राइट। वायरल हम स्लो होने की बात कर रहे हैं। वायरल होने की दुनिया है, नेगेटिव होने की दुनिया है, जहां पर स्लो होना क्यों जरूरी है। तो हमें क्या नहीं चाहिए वो हमें पता है, जो चाहिए उसको हमने स्लो नाम दे दिया है। जो मीनिंगफुल कंटेंट, पर्पसफुल कंटेंट हमें चाहिए उसको हमने नाम दे दिया है स्लो। आप फूड लेबल्स पे देख रहे हैं, आपको झूठ बोला जाता है लगातार एज कंज्यूमर्स। तो क्या पर हेल्दी आप जो खाना चाहते हैं, हमने उसको नाम दे दिया है स्लो। आपने तो हेल्दी प्रोडक्ट्स भी निकाले हैं जी, स्लो प्रोडक्ट, वो स्लो बाजार, वो यामिनी उसको चलाती हैं। तो मेरा कहना है कि स्लो जो है वो जिंदगी को एक देखने का तरीका है। दैट इज टर्निंग स्लो। स्लो इज नॉट अबाउट स्पीड। जिंदगी एल्गोरिदम पे क्या सोचती है, बच्चों की शिक्षा पे क्या सोचती है, क्या उन्हें रटंत वाले रूट पे भेजना है या उनको अनुभव देने हैं, एक्सपीरियंशियल, ये स्लो है। आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, ये स्लो की थिंकिंग है कि क्या जो पारंपरिक हमारे तरीके थे उससे भी मकान बनाए जाएं, उन सामग्रियों को इस्तेमाल किया जाए तो मकान ज़्यादा ठंडे नहीं रहेंगे। ये स्लो की तो टर्निंग स्लो इज अ चॉइस फॉर एनीबडी। उसका रफ्तार से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं कल को अगर रैप सॉन्ग भी लिख रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं बदतमीजी कोई ना करूं, ऐसी कोई बात ना करूं जिससे मैं शर्मिंदा हूं, कुल शायरी कर दूं। मैंने किया है, अरिजीत के लिए रैप सॉन्ग लिखा है, पगलेट में फ़कीरा करके गीत है। मैंने पहली बार रैप सॉन्ग लिखा क्योंकि मुझे कोई लिखने को बोलता ही नहीं था। सब जिसको देखो लव सॉन्ग लिखवाने को आ रहे। भाई मैं कव्वाली लिखना चाहता हूँ, मैं भजन लिखना चाहता हूँ, मैं रैप लिखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता हूँ। तो फिल्में बनाना चाहता हूँ, मैं बना ली है मैंने। मैं अभिनय करना चाहता हूँ, मैंने कर लिया है अभिनय। और आपने एक्टिंग भी की है जी, कूद में मैंने एक्टिंग की है। भाई देख लेना तो। मैं 100% से हमारे दर्शकों को भी दिखा देना थोड़ी सी। कब आ रही पिक्चर? मेरे चैनल पे है। वाह, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा। मैं पक्का देखूंगा, मैं शेयर भी करूंगा। अगली फिल्म भी हमारी रेडी है, द लास्ट बैट्समैन उसका नाम है। हम अपनी अगली 4-5 फिल्मों पे काम कर रहे हैं। इंसान के ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती, 2 गज ज़मीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो जीते जी तो ख्वाहिशें ख़त्म कैसे हो जाए। बिल्कुल। क्या क्या और सर ख्वाब अभी बचे आपके जो सोच रखा है? जैसे आपने कहा कि अगले 10 साल मेरा बेस्ट वर्जन आने वाला है, मेरा बेस्ट समय आने वाला है। हाँ, मैं किन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमने फिल्म्स का वर्टिकल बनाया है, स्लो मोशन पिक्चर्स, जिसपे हमने कई सारी फिल्में और 1-2 सीरीज़ वगैरह कर रहे हैं।
और हम मोहताज नहीं हैं कि कोई प्लेटफॉर्म इसको अप्रूव करे तभी हम दिखा पाएंगे। हमारी अपनी एक ऑडियंस है, हमारा एक अपना मंच है, और हम उसका बिजनेस मॉडल सॉर्ट कर रहे हैं कि हम कैसे बनाते रह पाएँ। इस पे हम लगे हैं। मैं हर 15 दिन पे एक नया गाना रिलीज़ कर रहा हूँ अब अपनी आवाज़ में। मैंने सुने कुछ गाने। बचपन से गाने का शौक़ था, कभी मौका नहीं मिला और कभी सीख भी नहीं पाया। इसकी शिकायत मैंने बहुत की अपने माता पिता से। वो शौक़ अब पूरा कर रहा हूँ। तो मैंने 2 साल पहले एक एल्बम रिलीज़ किया था, और फिर अब तो मैं लगातार हर 15वें दिन एक मेरा नया गाना आ जाएगा। कोई सुने ना सुने, अच्छा लगे ना लगे, कोई मुझसे गवाओ ना गवाओ, मैं गाऊंगा। स्वांतः सुखाए, अपने मन के अंतर के सुख के लिए। वो हो रहा है। हमने अपनी जो एक किताबों का इम्प्रिंट बनाया, पब्लिशिंग का स्लो इम्प्रिंट, जिसमें हम किताबें छापते हैं, तो वो वेस्टलैंड पब्लिशर्स के साथ कोलैबोरेशन में है। फिर हम एक नीलेश मिश्रा फेस्टिवल करके शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला फेस्टिवल चंडीगढ़ में है, चितकारा यूनिवर्सिटी में, 24 जुलाई को। ये फेस्टिवल मेरी दुनिया को एक दिन में समेटता है, मेरी फैली हुई दुनिया को। तो पूरे दिन कुछ ना कुछ गतिविधियां इसमें हैं, जिसका क्लाइमैक्स होगा मेरी एक लाइव स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंस मेरे बैंड के साथ। शुरुआत होती है एक स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप, मोबाइल फिल्म मेकिंग वर्कशॉप, फिर हम अपनी फिल्म दिखाएंगे, डिस्कशन होगा, दूसरी फिल्म दिखाएंगे, डिस्कशन होगा, फिर यंग लोगों से बातचीत होगी, फिर एक ओपन माइक की हमारी आईपी है, स्लो माइक नाम से, स्लो माइक होगा। कुछ नहीं छोड़ा आपने। तो दुनिया को समेट दिया। फिर थोड़ा गांव कनेक्शन भी दिखेगा उसमें, और तो इस तरह से, क्योंकि दुनिया मेरी इतनी फैली हुई लगती है ना, कि उसको एक कोहेरेंट रूप में लोग देख पाएँ। फिर जो हमारा बहुत बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, वो है द नीलेश मिश्रा स्कूल ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस। स्टोरी टेलिंग के ज़रिए, स्टोरी टेलिंग को यूज़ करके कैसे जो यंग लोग हैं वो ज़िंदगी में बेहतर कर सकते हैं। तो पहले स्कूलों से शुरू करके, पार्टनर करके, कि पढ़ाई में भी कैसे बेहतर हो सकते हैं स्टोरी टेलिंग को यूज़ करके। तो हमने अपना करिकुलम बना लिया है, पूरा 36 हफ्तों का करिकुलम है, और वो पहले हम सीबीएसई के करिकुलम से उसको अलाइन कर रहे हैं, और उसके बाद और बोर्ड्स के साथ जाएंगे। और फिर चाहे वो अमीबा की कहानी हो, चाहे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की कहानी हो, चाहे वो प्लूटो की कहानी हो, चाहे वो एंड्रोमेडा की कहानी हो, कहानियों के ज़रिए उसको बताएंगे। बच्चों को व्यक्त करना सिखाना चाहते हैं।